गुड मॉर्निंग बेटा। आज एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ये एक पूरा सेशन हम बनाने वाले हैं, लॉन्ग सेशन इन टर्म्स ऑफ जो आने वाले कई दिनों तक कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम लोग हर चैप्टर के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। एक क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट बनाएंगे, एक चैप्टर वाइज टेस्ट बनाएंगे हर चैप्टर का। उस टेस्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क, असर्शन रीजनिंग, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इन सबको डिस्कस किया करेंगे। तो ये स्पेशली 20-25 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मैं ये चाहूँगा सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मेरा एम तो जबकि ये था कि मैं लाइव क्लासेस के थ्रू मिलूँ, इस सेशन को लाइव करूँ, बट एक्चुअली वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है लाइव। तो मैं अब इसको रिकॉर्डिंग के ही बेस्ड पर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप इससे जुड़ेंगे और देखेंगे पूरा। ये बहुत बेनिफिशियल सेक्शन है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन को। क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे सामने। हो सकता है आपको जो स्क्रीन पर मैं अभी दिख रहा हूँ, मैं इसको छोटा करूँ और क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े पोर्शन पर दिखाई देंगे हमें। तो इस ट्रांजिशन के लिए हम लोग तैयार हैं, शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं आज। कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। आई होप आप समझेंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक इतने में आप ये देख पाएंगे। यस, ठीक है इतना। अब जो हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। चलिए, चैप्टर का नाम आपके सामने है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर की बात हो रही है, क्लियर है। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना काम। क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देयर इज ए, बहुत ध्यान सुनना, एक कंडक्टिंग प्लेट है। इस कंडक्टिंग प्लेट के पास यहां पर कहीं पर एक अच्छा सा नहीं बना है। आई होप आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिएगा, एक क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग शीट है, अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं है। अब यहां पर क्या रखा हुआ है, इसके सामने एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज रखा है, इस शीट को थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको दिखा दूं। ये शीट है अपने पास। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रखा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है, इस शीट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने वाला है। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सभी का सभी कहाँ पहुंचने वाला है, दूसरी साइड। और अपनी तरफ क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाएगी। तो इधर क्या चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि एक अनचार्ज्ड शीट थी, उस शीट के पास मैंने क्या रख दिया, एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो क्या होने वाली है, फील्ड लाइंस। तो अब हम एक बात जानते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो बस अब क्या करना है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं,
थोड़ा सुंदर ना बने तो भी आप समझने की कोशिश करना। थोड़ी ज़्यादा बेंडिंग, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ज़्यादा बेंडिंग दिख रही हो आपको। ये थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी है। ये कुछ फील्ड पैटर्न रहने वाला है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ एंटर कर जाएंगे। आप मेरी बात समझना, सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, सामने लिखा भी है आपके, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक सबने सुना होगा क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, शीट का पोलराइजेशन होने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस निकलनी शुरू हो गई। ये रहा पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक सब आंसर दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप पॉज करिए, एक बार देखिएगा आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटल स्फेयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। अब इसमें नोटिस करने वाला वर्ड जो मैं आपको बोलूँ वो क्या है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है मेटल। मेटल यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर है। हम एक बात जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। हमें क्या पता है, हमें एक लाइन पता है इससे जुड़ी हुई, बहुत ही जरूरी। क्या पता है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज बहुत बड़े वाला जीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना रहता है, जीरो। अब ये आपके लिए आइडिया लगाने के लिए बहुत बड़ी लाइन मैंने बोल दी है। क्या करूं, अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लूं और एक बार कैसा स्फीयर ले लूं, हॉलो। ये हॉलो है, ये सॉलिड है। अब मैं दोनों को चार्ज दूं, हॉलो को देंगे तो चार्ज सरफेस पे ही रहना है। कहाँ ही रहना है, सरफेस पे ही रहना है, क्योंकि अंदर तो चार्ज रखने की जगह है ही नहीं, वो तो हॉलो ही है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करूं, वो कंडक्टिंग है, तो चार्ज देंगे तो रहेगा कहाँ, क्या सरफेस पे ही रहेगा। अब जब मेरी बात सुनना, दोनों में फर्क क्या रह गया, दोनों में फर्क क्या रह गया। हॉलो को दिया तब भी चार्ज मेरा कहाँ रहा, सरफेस पर। सॉलिड को दिया तब भी सरफेस पर। तो वो तो कह रहा था कि डज द चार्ज गिवन टू ए मेटल स्फीयर डिपेंड वेदर इट इज हॉलो और नॉट, हॉलो और सॉलिड। तो आप कहेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो आंसर क्या हुआ, नो। आंसर क्या हुआ, नो। ये डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर सॉलिड है या हॉलो है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, 2017, और ये इतना बेसिक है कि सबको आना चाहिए। आई थिंक सुनिए आपने मेरी बात, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक और बात, ये अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चंस की जो शीट है ये आपको पीपीटी नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी। अगला क्वेश्चन है, when does an electric dipole placed in a non-uniform field experiences a zero torque but non-zero force। अब एक बात सुनो, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने बोला एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि जो फील्ड वेरी कर रहा हो, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम ना हो। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी लाइंस इतनी सीधी शायद नहीं बन रही हैं। आपको एक बात नोटिस करवाना चाह रहा हूँ। मैं क्या नोटिस करवाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं दूर बढ़ रहा हूँ, फील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। हमने एक बात सीखी थी,
सबने सीखी होगी कि स्ट्रॉन्ग रीजन में फील्ड लाइंस डेंसर होती हैं। तो इसमें आपको दिख गया होगा कि अगर मैं एक रीजन की बात करूं यहां पर, ये तो देखा सबको फील्ड है किस तरफ, ये एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं यहां से यहां तक, फील्ड की वैल्यू क्या स्ट्रांग होती जा रही है। कैसे पता चला स्ट्रांग होती जा रही है? क्योंकि लाइंस पास पास आती जा रही हैं। अब इस फील्ड में अगर मैं डायपोल को रख दूं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, अब इस डायपोल को बहुत ध्यान से देखना, क्या इस पर कोई फोर्स एक्ट करने वाला है? आप बोलेंगे कि डायपोल पर दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू भी है प्लस क्यू भी है, तो डायपोल पर फोर्स कितना लगने वाला है? आप बोलेंगे पहले वाले पर कम फोर्स लगेगा, दूसरे वाले पर ज्यादा, यानी कि माइनस क्यू पर जो फोर्स लगने वाला है, अगर मैं देखूं तो क्यू ही लगने वाला है। मान लिया यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, E1 है। दूसरे वाले पर कितना लगने वाला है? आप बोलेंगे Q E2। ये E2 E1 कहां से ले आया मैं? अरे जब फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एक जगह वैल्यू मान ली E1, एक जगह वैल्यू मान ली E2। अब वो कह रहा था नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर जीरो टॉर्क कब एक्सपीरियंस करता है और नॉन जीरो फोर्स, क्या ये फोर्स नॉन जीरो हो गया है? क्या ये फोर्स नॉन जीरो हो गया है? तो हम बोल सकते हैं कि नॉन जीरो फोर्स तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये रहा नॉन जीरो फोर्स। कब एक्सपीरियंस कर रहा है? ऑलवेज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा ही क्या एक्सपीरियंस करेगा? नॉन जीरो फोर्स। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा? अब एक बात तो हम जानते हैं, टॉर्क कब जीरो होगा? अगर मैं इसको दो तरीके से बोल सकता था। पहला मेथड टॉर्क जीरो बोलने का क्या है? जब लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की सेम हुई, बहुत बड़ी पंचलाइन है, व्हेन लाइन ऑफ एक्शन of both forces are same। पहला, ये किस बात की कंडीशन है? टॉर्क जीरो होने की कंडीशन है। जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, या फिर जब थीटा कितना हो, आइदर जीरो और 180, यानी डायपोल फील्ड के या तो पैरेलल रखा हो या एंटी पैरेलल रखा हो, तब उस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि टॉर्क क्या लगने वाला है? जीरो। आई थिंक सुना होगा हमने कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, जीरो फोर्स कब लगेगा? ऑलमोस्ट हर समय लगेगा। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ड ले रहा हूँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें नहीं भी लगता है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं अगर सिर्फ एक बात बोलूँ, एक बार अब डिटेल में बात हो ही रही है तो थोड़ी सी बात कर ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला किस कंडीशन में जीरो, अगर वो पूछ था किस कंडीशन में जीरो फोर्स लग सकता है, क्या कभी लग सकता है? तो हाँ, वो भी कंडीशन है। अब देखो फील्ड के वेरिएशन को देखना, क्या एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा था फील्ड का? फील्ड का वेरिएशन किधर हो रहा था? एक्स में हो रहा था। क्या वाई और जेड में फील्ड का वेरिएशन, इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डायग्राम में वाई और जेड में वेरिएशन बोला गया है? नहीं बोला गया है। क्या वाई और जेड में वेरिएशन ऑफ फील्ड दिखाया गया? इस डायग्राम में मैं अगर बात करूं तो नहीं दिखाया मैंने। तो अगर डायपोल मेरा वाई में रखा हो या जेड में रखा हो, वाई में रखा हो या जेड में रखा हो, तो उस केस में उस पर फोर्स कितना लगेगा? जीरो। ये बात बहुत केयरफुल सुनना, बहुत ज़्यादा केयरफुली, बड़ी लेवल बात बोल दी मैंने कि फील्ड का वेरिएशन जो है वो किस एक्सिस में दिखाया गया है। जनरली एक ही एक्सिस में वेरिएशन दिखाया जाता है, तो एक्स में, वाई में या जेड में। तो वेरिएशन जिस एक्सिस में है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर डायपोल रखा हो तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा।
तो अगर इन दोनों के कंबाइंड आंसर में देने की कोशिश करूं, दोनों का कंबाइंड आंसर, तो क्या बन सकता है? व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी variation perpendicular to the direction of variation of field, फील्ड की वेरिएशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हो, तब उस पर क्या जीरो हो सकता है? तब उस पर क्या जीरो हो सकता है? फोर्स जीरो हो सकता है। लेकिन उसने मुझसे फोर्स जीरो नहीं पूछा था, उसने मुझसे क्या पूछा था? फोर्स नॉन जीरो कब होगा? और फोर्स नॉन जीरो कब होगा? जब डायपोल इन द एक्सिस ऑफ या इन द एक्सिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फील्ड रखा हो। ये बात मैंने आंसर किस बात का दिया? क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, किस बात का आंसर दिया है कि डायपोल पर फील्ड जीरो कब हो, फोर्स जीरो कब होता? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो कब होता? लेकिन क्वेश्चन में जीरो नहीं पूछ रहा है, नॉन जीरो पूछ रहा है। तो नॉन जीरो कब होगा? जब डायपोल कहाँ रखा हो? इन द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ फील्ड, फील्ड के वेरिएशन की डायरेक्शन में रखा हो, या उसका कोई कंपोनेंट फील्ड के वेरिएशन की डायरेक्शन में आता हो, तब होगा। नोटिस करना, ये आंसर जो पहला मैंने लिखा है, ये जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ये दूसरी बात का लिखा है कि कब जीरो होता, नॉन जीरो का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सबकी नोटबुक पे भी वो 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इससे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जाता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये आप होमवर्क में करके दिखा सकते हैं मुझे? होमवर्क में करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें क्या करना है? फील्ड का वेरिएशन दिखाना है फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग ए चार्ज। एक सॉलिड स्फीयर है, उस पर कुछ चार्ज दिया गया है, आपको उसका वेरिएशन ऑफ फील्ड निकालना है। सबकी नोटबुक पर बना होगा, अगर आपसे ना बने तो मुझे बताइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इन क्वेश्चंस में जो हमारे आसानी से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग एक बार पढ़िए, अटेम्प्ट करिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक बार मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। ए डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। डायपोल फील्ड के पैरेलल रखा है। चलिए हम बना लेते हैं। ये मैंने बोला एक फील्ड है, ई। फील्ड कितना है? ई है। एक डायपोल रखा है इसमें और इसी फील्ड के पैरेलल रखा है। मैंने मान लिया कि ये रहा मेरा एक डायपोल, पी, फील्ड के पैरेलल रखा है। अब वो कह रहे हैं इफ W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय 60 डिग्री। इस डायपोल को घुमा दिया है 60 डिग्री से और वर्क कितना किया है? W किया है। देन कैलकुलेट द वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। घुमाने का वर्क डन पूछा गया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में, शैतानी दिमाग में क्या आएगा कि 60 डिग्री घुमाया तो वर्क डन W किया, 180 डिग्री घुमाएंगे तो 3 टाइम्स हो गया, 60 इंटू 3 180, तो वर्क डन भी 3W कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स ऐसे लेवल पर काम नहीं करती है। क्यों काम नहीं करती? मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि W 60 डिग्री घुमाने में किया तो 3W क्यों नहीं होगा? हाँ होगा, नहीं कंफर्म है ये नहीं होगा, अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ क्यों नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखेंगे इसका आंसर देने पर, आप कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं। जब भी हम किसी डायपोल को फील्ड में घुमाते हैं, जब भी हम किसी डायपोल को फील्ड में घुमाते हैं तो उसका एक वर्क डन का फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है फॉर्मूला? W इक्वल्स टू PE कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। कितने लोगों को याद आया? ये हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी के केस में, जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल डिस्कस की थी तब ये डेरिवेशन आया था। यहाँ पर थीटा इनिशियल एंगल क्या है कि उसकी इनिशियल एंगल कितनी है, किसके साथ? फील्ड के साथ। थीटा फाइनल क्या है? फाइनल एंगल।
अब इनिशियली बोला उन्होंने पैरेलल रखा है फील्ड के, तो क्या थीटा इनिशियल इज गिवन 0, 0 है ना। उसके बाद उन्होंने बोला थीटा फाइनल कितना है, कितने डिग्री घुमा दिया, बोला 60 डिग्री घुमा दिया। तो कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल घुमा दिया। तो फाइनल एंगल हो कितना गया, क्या 60 डिग्री हो गया है, सुना हमने। शुरू करते हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल टू PE, वैल्यू प्लेस कर देंगे, कॉस थीटा इनिशियल यानी कि 0 माइनस कॉस थीटा फाइनल यानी कि 60 डिग्री। क्या हमें इन सब की वैल्यूज पता है। PE कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होगी 1 है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है। तो क्या W इक्वल टू PE/2 आ गया आपके पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो गिवन था उससे हमने P और E के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है वो हमसे, अब पूछ रहा है कि 60 डिग्री का तो बता, हमने गिवन किया है W उसने। अब बोल रहा है कि 180 डिग्री का बताओ। मैं लिखूंगा फॉर 180 डिग्री रोटेशन। अगर 180 डिग्री घुमा देंगे हम इसको, तो क्या ये डायपोल ऐसा दिखने लगेगा। ये फील्ड था मेरा E, क्या डायपोल इसके अपोजिट हो गया, 180 डिग्री घुमा दिया ना हमने, क्या डायपोल P ऐसा हो गया। ये सुन रहे हैं मैंने क्या बोला, 180 डिग्री घुमा दिया इसको, ऐसा रखा था डायपोल, 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे कर दिया। तो घुमाने के बाद डायपोल ऐसा दिखने लगा। तो मैं आपसे फिर बोलूंगा थीटा इनिशियल कितना है। आप लोग बड़े आराम से बोल देंगे थीटा इनिशियल था 0 था पहले, फाइनल कितना है, क्या 180 डिग्री है। अब फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू PE कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। वैल्यू प्लेस करिएगा, PE कॉस थीटा इनिशियल यानी कॉस 0 माइनस कॉस 180। मैं तेजी से ना बोलूँ, हो सकता है आपके पास आवाज़ कम आ जाए, हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। तो थोड़ा कान ईयरफोन लगा के सुनना। PE कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू क्या फिर से -1 होती है। ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट मान लीजिएगा। तो क्या ये 2 हो गया, अरे 1 + 1 कितना हो गया, 2PE हो गया। ये मैंने मान लिया वर्क डन कितना है, W' है। तो W' की वैल्यू कितनी आ गई, 2PE आ गई। सुना हमने। जरा इक्वेशन फर्स्ट से देखना, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से इधर लिख देता हूं, फ्रॉम 1। क्या PE की वैल्यू 2W आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे PE की वैल्यू कितनी आ रही है, 2W, 2 पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से वापस आ जाओ जरा आप। अब W' इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PE। PE का मतलब 2W। क्या ये 4W हो गया है, $3W नहीं आया। सुना आपने, 3W आंसर नहीं आया। कितना आया, 4W आया। अब आपका क्वेश्चन पता है मैंने आपको इसके साथ क्या दिया है कि ये 3W क्यों नहीं आया, क्यों इसमें टॉफी वाला रूल नहीं लगा कि 60 डिग्री पर W है तो 180 पर 3W होगा। टॉफी वाला रूल इसको हम बोलते हैं, यूनिटरी रूल बोला जाता है। वो क्यों नहीं एक्ट किया। ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं था, लग रहा है हमें 1 नंबर का है, आया भी हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया पूरे। ये आधी सबने बात सुन ली होगी, सुन ली है तो मैं आगे बढ़ू। अरे बढ़ जाऊं क्या, आगे बढ़ता हूं। पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। कह रहे हैं 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट। कुछ डिस्टेंस D पर रखे हैं, बना लेते हैं थोड़ा सा डिजाइन। एक चार्ज Q1 और कुछ दूरी पर एक और पॉइंट चार्ज रखा है Q2। दोनों का सेपरेशन दिया है कुछ D। आई थिंक आपको विजुअल तो होगा। ये कमेंट जरूर करिएगा कि ऑडियो विजुअल कैसा रहा, क्या आपके सजेशंस थे वो भी बताइएगा।
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, अभी फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है, तो थोड़ा सा आपके सजेशंस बहुत ज़रूरी हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एंड नियर Q2 इज जीरो। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर, लेकिन आउटसाइड कोई एक पॉइंट है, यहां पर कहीं कोई एक पॉइंट है, बोला है पॉइंट कितना है, P है, और इस पॉइंट P पर बोल रहे हैं फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन पढ़ा है, आई थिंक आपने पढ़ तो लिया ही होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड नियर Q2 इज जीरो। यानी कि जिस पॉइंट फील्ड जीरो है, क्या उसको हम नल पॉइंट बोल सकते हैं? यानी कि P हमारा जो है वो क्या है, नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मतलब यार, अब कुछ कंडीशंस के बारे में आते हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट कैन यू राइट टू कंक्लूज दैट यू कैन ड्रॉ अबाउट द चार्जेस। कंक्लूजन्स किसके बारे में देने हैं, जिसके बारे में कि Q1 Q2 के चार्ज कैसे हो। अब यहाँ पर हम पहुंचे वापस से, जैसे मुझे ही पता चला कि P पॉइंट एक नल पॉइंट है। नल पॉइंट मतलब जिस पर फील्ड जीरो है। तो यहाँ पर वैसे तो हमने पंचलाइन लिखवा रखी है, हम बहुत बढ़िया तरीके से एक पंचलाइन लिखवाई नल पॉइंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के से रिलेटेड। क्या लिखवाई थी, पहले तो उस पंचलाइन के थ्रू आंसर को समझने की कोशिश करते हैं, जिनको याद आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं। पहला कंक्लूजन हमने बताया था कि नल पॉइंट जो होता है वो कब आउटसाइड दी लाइन आता है, कब इनसाइड दी लाइन आता है। अगर दोनों चार्जेस के नेचर सेम होते, इन Q1 Q2 के नेचर सेम होते, तो जो हमारा नल पॉइंट है वो कहाँ आता, इस लाइन के बीच में आता। कहाँ आता, बीच में। अगर दोनों के नेचर अपोजिट हो तो नल पॉइंट कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ये पंच लाइन लिखी है आपकी नोटबुक में कि नल पॉइंट विल बी आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इफ दे आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो पहला कंक्लूजन ये बना, दे must be of opposite nature। अपोजिट नेचर का मतलब, अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा उन बच्चों के लिए जिनको ये पंचलाइन नहीं पता है। अपोजिट नेचर का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये बात नहीं बता सकते हम। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, सिर्फ एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दूसरा कंक्लूजन, दूसरी पंचलाइन थी, उसी में कंप्लीट करता हूं। कंप्लीट क्या करता हूं, दूसरी पंचलाइन ये थी कि जो नल पॉइंट होता है वो छोटे चार्ज के पास होता है। नल पॉइंट किसके पास होता है, छोटे चार्ज के पास होता है। तो अगर छोटे चार्ज के पास होता है, जरा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट P आपका दिख रहा है ये किसके पास है, Q1 के ज्यादा पास है या Q2 के ज्यादा पास है। सबको दिखा होगा Q2 के पास है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1। ये दो कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। अरे सुना आपने, अब इस बात को जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर पंचलाइन को जस्टिफाई कैसे करेंगे, मैं बहुत जल्दी दिखाता हूं। अगर ये Q1 और Q2 दोनों मैंने बोला पॉजिटिव होते, दोनों कैसे होते, पॉजिटिव होते, तो पॉइंट P पर जो इनका फील्ड होता, Q1 पॉजिटिव होता तो फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज होता, अवे फ्रॉम द चार्ज होता तो फील्ड किधर आता, राइट साइड। Q2 भी पॉजिटिव है तो फील्ड फिर किधर आता, राइट साइड। अब दोनों ही राइट साइड हैं तो ये जीरो कैसे होंगे, जीरो होने के लिए तो इनको एक दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा, एक दूसरे के अपोजिट होना पड़ेगा। और अपोजिट कब हो सकते थे, जब एक पॉजिटिव का होता एक नेगेटिव का होता। जब एक चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव, एक कैसा होता, नेगेटिव। आई थिंक लाइन सुनी होगी आपने, बिल्कुल क्लियर हुई होगी दिमाग में आपके कि Q1 और Q2 अगर दोनों पॉजिटिव होते तो पॉइंट P पर फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उन पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती। अगर मैं बोलूं आपसे, अब बात चली रही है तो दोनों अगर नेगेटिव कर लेते तो ये भी माइनस का होता मान लो, और ये भी कैसा होता, माइनस का। क्या अब पॉइंट P पर फील्ड जीरो हो सकता था, ये भी कैसा होता, माइनस का। तो आप बोलेंगे Q1 नेगेटिव है तो फील्ड विल बी टुवार्ड्स द चार्ज, तो E1 किधर होता, टुवार्ड्स द चार्ज, ये पॉइंट B है। E2 भी किधर होता, टुवार्ड्स द चार्ज। अरे सुना हमने।
और अगर दोनों टुवार्ड्स दी चार्ज होते फिर से दोनों क्या हो जाते, ऐड हो जाते सेम डायरेक्शन में, तो कभी कैंसिल तो होंगे ही नहीं। कैंसिल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनको अपोजिट डायरेक्शन होना पड़ेगा। तो दो कंक्लूजन क्या हुए सामने लिखें, दे मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, और जिसके पास पॉइंट पी है वो बड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बहुत बार मतलब ये क्वेश्चन इस वैल्यूज के साथ नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। अब कह रहे हैं इन ए रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन इतनी इतनी, 6 i कैप 5 j कैप 3 k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया 100 यूनिट इन एक्स वाई प्लेन। अब कोई सरफेस है जो एक्स वाई प्लेन में रखी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन में रखी है, तो क्या मैं आपसे एक लाइन जरूर बोल सकता हूं कि इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा का मतलब क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एरिया वेक्टर विल बी इन दी जेड एक्सिस, विल बी इन दी जेड एक्सिस। तो क्या मैं इस बात को ऐसे कंक्लूड कर सकता हूं कि एरिया ऑफ द सरफेस इज 100 k कैप। जेड एक्सिस का मतलब कौन सा यूनिट वेक्टर हो गया, के कैप यूनिट वेक्टर हो गया। यहां तक सुना हमने। अब कह रहे हैं फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो फ्लक्स कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए, याद होगा सबको इतना तो जल्दी बात कर लेते हैं। फाइव इक्वल्स टू, बहुत जल्दी शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। ई की वैल्यू आपको पता है 6i प्लस 5j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 100k के साथ। ये 100e और a दोनों रख दिए मैंने। अब डॉट प्रोडक्ट करना हमने बहुत सीखा है 11th में, आपको भी आता है। i का i के साथ कर दो, j का j के साथ कर दो, k का k के साथ कर दो। तो i और j तो दूसरे टर्म में है ही नहीं, इसमें i और j तो है ही नहीं, तो i और j वाला तो किससे ही खत्म। क्या हुआ, सीधा सीधा 5 इक्वल्स टू, सिर्फ किसका किसमें कर दो, k का k से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया 300। अब उसने एरिया की यूनिट यूनिट नहीं बोली, तो हमने भी क्या लिख दिया, यूनिट। अगर वो मीटर स्क्वायर वगैरह देता तो मैं बात करता। बड़ा इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, फालतू में। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट नियर इट इज डिफाइंड एज E इक्वल्स टू लिमिट F अपॉन Q, Q टेंड्स टू 0। Q एक टेस्ट चार्ज है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q टेंड्स टू 0 का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। क्या है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आती है, लिखा हुआ सामने समझ लिए, लिमिट Q टेंड्स टू 0, लिमिट Q टेंड्स टू 0, इसका मतलब Q अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, यानी कि Q इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल को इन्फिनाइटली स्मॉल बोलते हैं, बहुत ज्यादा छोटा है Q। अब इसका मतलब क्या है, क्यों हम Q को छोटा लेते हैं, कंक्लूजन क्या है इस बात का, क्यों लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, Q को छोटा लेने का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको शायद याद होगा, टेस्ट चार्ज की थोड़ी सी कहानी बता देते हैं कि अगर ये एक चार्ज है Q, जिसका मुझे फील्ड मेजर करना है, कहां पर, किसी पॉइंट पर P पर, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आते थे। इस पॉइंट पर क्या लेकर आते थे, आपके में टेस्ट चार्ज लेकर आते थे। अब जो टेस्ट चार्ज लेकर आए हैं, हम किस लिए लाए थे इस टेस्ट चार्ज को, अपने फील्ड को मेजर करने के लिए। अगर इस Q की वैल्यू अपने आप में बड़ी होगी, Q लार्ज होगा, Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है। पहला, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि Q अपनी पोजीशन छोड़ दे। जो हमारा सोर्स है वो क्या करे, अपनी पोजीशन को छोड़ दे। ये टेस्ट चार्ज है।
क्या है, टेस्ट चार्ज। सोर्स हो सकता है अपनी पोजीशन छोड़ दे, और अगर मान लो मैं जैसे इसको पकड़ के बैठा रहा, मैंने इसको नहीं हिलने दिया, तो एक और बात है, क्या ये क्यू भी अपना खुद का फील्ड क्रिएट कर रहा होगा? अगर ये अपना खुद का फील्ड क्रिएट करेगा तो जिस फील्ड को मैं मेजर करने आया था उस फील्ड को ये डिस्टर्ब कर देगा। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उस फील्ड को जो पहले से मौजूद था, जिसके फील्ड को हम मेजर करने आए थे, उसको ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब कर देगा तो हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हुई, तो हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हुई। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि Q लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि Q मस्ट बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होने से क्या फायदा है कि हमारी जो फील्ड की मेजरमेंट है, जो हमारी कैलकुलेशंस हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, वो बिल्कुल सही रहेंगी। डन है बात, आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बेहद आसान और बेहद पॉपुलर क्वेश्चन है। ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन देने की कोशिश क्यों की गई है, ये जरूरी नहीं है एक नंबर में पूछे जाएं आपसे। एक आपके पास गॉस थ्योरम का 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, अब उसमें ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो क्या बुराई है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। डिफाइन करिए फ्लक्स को, सबको आती है डेफिनेशन, अपने आप करना, ये मैं बताने वाली चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिलेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अपने आप डिफाइन करिएगा। हाउ डज द फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, अब प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, आप उसके चक्कर में मत जाइए, मैं चार्ज क्यू ही लिख देता हूँ, इससे अच्छा। तो यहाँ पर मैंने बोला एक चार्ज है, क्यू है, इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। सुना हमने, क्या कह रहे हैं, गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, इसकी रेडियस को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस फ्लक्स पे? तो आप एक बात सुनना, जब भी कहीं क्लोज्ड सरफेस दिखे और बात हो रही हो फ्लक्स की, क्लोज्ड सरफेस दिखे और बात हो रही हो फ्लक्स की, तो आप सीधा आंख बंद करके लिखना फाई इज इक्वल टू, गॉस थ्योरम है, क्या है, फाई इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, गॉस थ्योरम को ध्यान से देखना, क्या इसमें ये कह रहा है कि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस? इसमें कहीं भी उसने ये तो कहा ही नहीं कि उसकी शेप कितनी है, सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसके अंदर चार्ज कितना है सरफेस के अंदर। अब मैं बोलूं कि जैसे ही मैंने बोला इसकी रेडियस को बड़ा कर दिया, बड़ा कर दो, लीजिए, अब मैं बड़ा पता नहीं, मैंने ऑलरेडी इतनी बड़ी बनाई हुई है, मैंने बहुत बड़ी कर दी लो। अब इसके अंदर अभी भी चार्ज कितना है, क्यू हुई। जब तक इसके अंदर चार्ज की वैल्यू नहीं बदलेगी तब तक फ्लक्स की वैल्यू नहीं बदल सकती। सुना हमने, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सरफेस। क्या बोला मैंने, फ्लक्स विद द क्लोज्ड सरफेस does not depend on its size। वो किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिपेंड्स ऑन दी चार्ज इनसाइड इट। कंप्लीट आंसर हो गया। फ्लक्स विद द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज बट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड, उसके अंदर चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, हाउ डज द फ्लक्स चेंज, तो आपका आंसर होगा फ्लक्स विल नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सुना हमने, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सामने का रीजन ये मैंने लिख दिया है, दिस इज द रीजन। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए लार्ज शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लेस्ड इन द YZ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फील्ड विद पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम इतना इतना इतना। ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छा दिया है आपको। क्या कह रहे हैं, इसमें एक शीट है,
ये शीट YZ प्लेन में रखी है और इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी सिग्मा है। अब अगर याद करो किसी भी पॉजिटिवली चार्ज शीट के लिए फील्ड होता कैसा था, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट के लिए आप बोलेंगे कि फील्ड इज आउटवर्ड होता था चार्ज से। अब ऐसे समझो, ये अगर एक शीट है, आपको शायद मैं विजुअल दूंगा, ये अगर शीट है पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसकी सरफेस की दो साइड्स हो गई, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो राइट साइड से फील्ड निकल रहा होगा ऐसे, ये जो पॉइंट है इस तरफ निकल रहा होगा, और लेफ्ट साइड से दूसरी तरफ निकल रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड निकलता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फील्ड की डायरेक्शन इधर आई कैप प्लस की हो गई है और इस तरफ कैसी हो गई है, क्या आई कैप माइनस की हो गई है। अगर फील्ड सरफेस मेरी YZ प्लेन में है तो फील्ड किस में होगा, एक्स एक्सिस में, आइदर इन दी प्लस एक्स एक्सिस और इन दी माइनस एक्स एक्सिस। और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में पढ़ा है सबने। अब बस मुझे इसको ग्राफ पे बना देना है, ग्राफ पे बना देना है। मेरी बात सुनना, क्या फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, एक बार लेफ्ट में है एक बार राइट में है, मैग्नीट्यूड हर बार कैसा है, सेम है। तो ग्राफ बनाने के लिए सुनना, मैंने बोला ये है फील्ड और ये है पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। मुझे कहां से शुरू करना है, बोला -a,0। -a,0 क्या एक्स एक्सिस में हो गया, कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर। अगर एक्स एक्सिस का मतलब लेफ्ट साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गया, यहां कहीं हो गया ये पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सरफेस के लेफ्ट साइड में जो फील्ड है या माइनस साइड में, वो लेफ्ट साइड में है। अब मैंने कन्वेंशन ले ली कि लेफ्ट साइड को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन को नेगेटिव साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद, और इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद जैसे ही मैं राइट साइड पहुंचता हूं ओरिजिन के, तब फील्ड फिर से किस तरफ है, लेकिन इस बार किस तरफ है, राइट साइड है, राइट साइड है इसके बाद, लेकिन वैल्यू फिर से कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड बन गया। ये वाला पॉइंट -a, ये वाला पॉइंट +a, बन गया, खत्म हो गया। बस दोनों बार मैग्नीट्यूड सेम था। ये वाला पोर्शन तो आप लोगों को पहले ही मैंने सिखा दिया है, फील्ड का पोजीशन से ग्राफ। अब उसने बस ऐड कर दिए कोऑर्डिनेट्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला फील्ड नीचे क्यों बनाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मैंने पॉजिटिव बना दिया, खत्म कहानी। सेशन बहुत लंबा हो गया है, सेशन बहुत लंबा, उसको आई थिंक मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं। ओहो, अभी तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए इसको अगले सेशन में हम लोग करेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए आप इस सेशन के बारे में अपने कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आपको। 10 क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने कर लिए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 43 मिनट्स नाउ। तो मैं ये चाह रहा था कि बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस में बाकी हैं अभी, फिर हम इसका एक टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन की या 3 दिन की हार्डली क्लास रहा करेगी। ये मैंने आज ज़्यादा डिटेल में बात की है, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इसको, और हार्डली 40 से 50 मिनट का एक लेक्चर बनाया करेंगे। आपको मेरे साथ करना क्या होगा, मैं पहले थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूँ आपको। अगर आपको 65 प्लस तक पहुँचना है, 70 में से 65 प्लस तक पहुँचना है, तो 2 घंटे हमारे साथ स्पेंड करिए। आज मैं 1 घंटे का एक अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, आज मैंने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करेंगे और 2 घंटे हमारे साथ बैठेंगे आप बहुत जल्दी ही। मैं एक बार फर्स्ट वॉल्यूम, एक तरफ सेकंड वॉल्यूम, दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलने की कोशिश करूँगा। टिल देन ऑल दी बेस्ट, अपना काम अपनी मेहनत करते रहिए। अब वो समय नहीं है जिसको आप बर्बाद करें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। थैंक यू।